If you believe in living a respectable life, you believe in self help, which is the best help. If you want yourself to be respected by others, then you must help yourself. अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरे लोग रिस्पेक्ट करें या आप खुद को अपने आप को रिस्पेक्ट करो, तो आपको आपकी मदद खुद से करनी होगी. एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाई एनहेंसिंग योर नॉलेज, एंड दिस विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करोगे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपने नॉलेज को गेन करोगे, हर चीज़ों को समझोगे, तो इससे क्या होगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू लिव द लाइफ दैट यू वांट. और ये अंडरस्टैंडिंग आपको आपको मदद करेगी आप जिस तरह की लाइफ को जीना चाहते हो. तो इसी कोट के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यनदीप और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मेकर्स में. तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में. तो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाई इज देयर एनी नीड टू लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ये हमें राइट्स के बारे में बताती है, जैसा कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आ जाती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो ये सभी राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है. तो ये सभी राइट्स को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही होगा. फिर जो सेकंड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाती है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा जाए तो अलग अलग तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि डिक्टेटरशिप, मोनार्किस्ट, कहीं कहीं पे ऑटोक्रेटिक, और आ जाती है डेमोक्रेटिक. तो इन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है. इन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही को ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया गया हमारे कंट्री में. तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझने के लिए भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अगर सिंपल सा मैं बताऊं तुरंत से, तो ये हमें अलाउ करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में. और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हमें ये हेल्प हेल्प मिलती है कि इससे हर एक सिटीज़न को राइट्स मिलते हैं ताकि वो अपने कैंडिडेट्स को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव को ये क्या कर सके, इलेक्ट कर सके बाय गिविंग देयर वोट्स. तो थर्ड पॉइंट हमें ये बताती है कि इट इंक्रीजेज आवर पार्टिसिपेशन एंड टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट. ये हमारी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करती है, जैसे कि हमें वोट्स के राइट देना, कि हर एक सिटीज़न को राइट है कि वो वोट प्रोवाइड कर सके. अगर हर एक सिटीज़न जैसे ही वोट देना स्टार्ट कर देंगे, तो वो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब हमें राइट है कि हाँ, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव बाय देयर चॉइस दे कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, और दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दोज कैंडिडेट्स हु आर गिविंग वोट्स टू देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हमें बताती है. फोर्थ पॉइंट में ये है कि हाउ रूल्स एंड लॉज वर्क. कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह सिखाता है कि, या कॉन्स्टिट्यूशन बोला ही जाए तो वो एक बुक है रूल्स एंड लॉज का. तो रूल्स और लॉज किस तरीके से काम करती है ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. और जब रूल्स एंड लॉज को हम जब समझ जाएंगे, तो समझने के बाद कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, जब वो लॉज के बारे में अवेयर हो गया है, तो मतलब लेस लाइकली आउटकम होगा या लेस लाइकली चांस होगा कि कोई भी अनफेयर चीज़ करे, या कोई भी इस रूल को क्या कर सके, रूल्स को ब्रेक करे. मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे जान रहे हो तो फिर आप रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे. तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इससे हमारे सोसाइटी में पीस मेंटेन होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी सिखाता है कि हम एक सोसाइटी में किस तरीके से इन्वॉल्व होकर रह सकते हैं, क्या क्या राइट्स हमें प्रोवाइड हो रही है, किस किस तरीके से हम अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चीज़ हमें सिखाती है. नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी. तो
कॉन्स्टिट्यूशन हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना भी सिखाता है। डाइवर्सिटी मीन्स कि आप लोग से पूछा जाए तो डाइवर्सिटी आप बोलोगे कि रिलीजन बेसिस पे डाइवर्सिटी होता है, तो कास्ट बेसिस पे डाइवर्सिटी होता है, फिर कल्चर बेसिस पे डाइवर्सिटी होता है। तो सिर्फ इन्हीं सब बेसिस पे नहीं होती है। अब डाइवर्सिटी आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे हो सकती है, आप किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रहे हो, आपके वर्क एथिक क्या है, या आप कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हो। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी हो सकती है। आपके मंथली इनकम वेजेस के भी बेसिस पे डाइवर्सिटी हो सकती है। मंथली वेजेस के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी हो सकती है। तो ये जितने भी कारण हैं या जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये सभी डाइवर्सिटी के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह कहता है कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का जो काम है वो किस तरीके से होता है। तो थोड़ा-सा मैं इसमें पॉइंट बता देता हूँ। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ की बात होगी। इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक हो गया लेजिस्लेटिव, सेकंड वन हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड में आ जाता है आपका जुडिशरी। तो ये जो तीनों हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कि वो लॉज को बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेटिव से बन के आ रही है वो एग्जीक्यूट करे हर एक स्टेट में या पूरे कंट्री में, वो एग्जीक्यूट करे, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाए। और जुडिशरी का काम होता है कि वो लॉज को मेंटेन करके रख सके, कि लॉज की डिग्निटी ना खराब हो, कि जितने भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए उनको वो मेंटेन करके रख सके, या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपस में किसी भी सिटीजन्स के बीच में, तो बाय द हेल्प ऑफ रूल्स एंड लॉज दे कैन मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। सो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब जितने भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ये सब हमें क्या बताता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट्स को भी हमें समझने में हेल्प मिलेगी, और ये पॉइंट्स हमें अल्टीमेटली एक पीसफुल सोसाइटी में रहने को सिखाएगी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिंपल सिंपल या बेसिक सी चीज़ें क्या है। तो पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया है। अब सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया मतलब क्या हो गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अबव या कॉन्स्टिट्यूशन के बिलो और कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसको हम फॉलो करें। मेन हमारा जो लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो करता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सोसाइटी में बना रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या करता है, उसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सोसाइटी में पीस को मेंटेन करता है। इट मेंटेन पीस। एंड सेकंड वन इज इट एडवांस द सोसाइटी। अब अल्टीमेट सा चीज़ है कि अगर आप सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो, अगर आप मिलजुल के रह रहे हो, तो सोसाइटी की तो एडवांसमेंट होने वाली है, सोसाइटी की डेवलपमेंट होने वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें पीस मेंटेन करना सिखाता है और सोसाइटी को एडवांस बनाना सिखाता है। फिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ को बना के रखता है एक सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ को एक सोसाइटी में बना के रखता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी हमें राइट्स मिल रही है और जितने भी हमें प्रिविलेजेस मिल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है। ऐसा नहीं है कि राइट्स मिल गया है कि राइट टू फ्रीडम तो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? राइट टू एक्सप्रेशन तो आप कुछ भी कर रहे हो, वैसा नहीं है। उन सभी राइट्स को कंट्रोल करने का भी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। तो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। अब अगर ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, तो इससे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सोसाइटी को एडवांस और डेवलप करता है। वो किस तरीके से होता है, तो जब सोसाइटी में पीस मेंटेन रहती है, और ये पीस मेंटेन कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कल्चरल, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ के डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस तरीके इससे पीस भी मेंटेन होगी। पीस मेंटेन होने से सोसाइटी एडवांस प्लस डेवलप भी होगा। और ये जितने भी चीज़ें हैं ये किस में आ जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है। तो ये एक फ्लो चार्ट टाइप का हो गया, ये एक माइंड मैप टाइप का हो गया, ये आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। फिर सेकंड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको बनाने के लिए हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की एक असेंबली बनी थी।
जिसको इलेक्ट किया गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 70 डेज़ लिया था एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो टोटल 299 मेंबर्स थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो ये जो फर्स्ट मीटिंग थी ये फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आप दिल्ली नहीं तो न्यू दिल्ली बोल सकते हो। ये जो मीटिंग हुई थी ये 9th ऑफ द दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, तो इतने टाइम के गैप को ये यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। ये टोटल 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक का ये टाइम पीरियड था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि द सुप्रीम लॉ ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द असेंबली फ्रॉम 1946 टू 1950। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि 1946 से लेके 1950 तक, सॉरी, 1950 तक ये सुप्रीम लॉ जो है वो ड्राफ्टेड हुई एंड वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इस चीज़ को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। पर फिर भी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करने के बाद भी इस चीज़ को इफेक्ट में लाया गया था 26 ऑफ द जनवरी 1950 को, जिस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के ये से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ही ये क्यों हुआ? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, तो फिर इस दिन ही इफेक्ट में क्यों लाया गया? इसका रीज़न ये है कि अगर हम पहले हिस्ट्री को चेक करेंगे तो 26 ऑफ द जनवरी 1930 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि वो चाह रहे थे कि पूर्ण स्वराज हो जाए इंडिया। पूर्ण स्वराज का बोला जाए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहे। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने पूर्ण स्वराज के नाम से बताया था। तो जब ये चीज़ का इन्होंने डिमांड किया था तो ब्रिटिशर्स लोग ने इस डिमांड को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया, इस डिमांड को कैंसिल कर दिया। तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस चीज़ को इफेक्ट में नहीं लाया और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया। ठीक है, तो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फाउंड हुई थी 9 दिसंबर 1946, जब ये फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में मिले थे, ये इनकी मीटिंग हुई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब रिपब्लिक डे मनाई जाती है उससे 2 दिन पहले, मतलब कि 24 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया था, बंद करवा दिया गया था या डिसबैंड कर दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले किस नाम से बोला जाता था? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इसे बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अर्लियर मतलब कि हो गया आपका जब ब्रिटिश पीरियड के टाइम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस टाइम उसे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से बोलते थे और प्रेजेंटली इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके जो टेम्पररी चेयरमैन बने थे वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी फॉर्म हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है, वो उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक से पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे तो वो खुद से ही सोच के सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, वैसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अलग अलग सोर्सेज का यूज़ हुआ है, अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल्स उठाए गए हैं, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग फीचर्स उठाए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सोर्सेज को मेंशन किया हुआ है। पहला तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और सेकंड है कि जितने भी अलग-अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे अलग-अलग फीचर्स उठाए गए। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ का पूरा दिया हुआ है कि जो सोर्सेज़ है ये आपके हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी, रशिया, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन, जापानीज़। ये रशिया को पहले सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर करके बोला जाता था। तो अलग-अलग सोर्सेज़ में से आप देख सकते हो कि अलग-अलग फीचर्स को वहाँ से बोरो किया गया है, उठाया गया है। ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में, मतलब किसी अलग वीडियो में आपको डिटेल्ड तरीके से बताऊँगा कि क्या-क्या सोर्सेज़ और क्या-क्या फीचर्स हैं।
ठीक है, उस चीज़ को मैं पूरा प्रॉपरली समझाऊँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे मैकेनिज़्म या गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म को है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला तो है लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव क्या करता है, वो इनैक्ट करता है लॉज़ को। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज़ को बनाता है। तो हमारे गवर्नमेंट के अंदर कौन से ऐसे बॉडीज़ हैं जो लॉज़ को बनाते हैं? तो ये जो लॉज़ का जो मेकिंग है, ये काम करता है हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक हमारा, अगर बोल सकते हैं तो इसे सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। और सेकंड पॉइंट आता है कि एग्जीक्यूटिव, तो जितने भी लॉज पार्लियामेंट से बन रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होता है, तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर होते हैं इसे भी जानते हैं। एग्जीक्यूटिव में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट, फिर होते हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर अलग अलग जितने भी मिनिस्टर्स हो गए वो हो गए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ये जितने भी ये जितने भी ये बॉडीज़ हैं, ये सब क्या करती है, ये सब जितने भी लॉज़ पार्लियामेंट के द्वारा बने हुए उनको हर एक जगह में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फिर थर्ड है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम है कि वो लॉज़ को इंटरप्रेट करता है, वो चेक करता है कि किस कहाँ पे किस चीज़ में गलती है, कहाँ पे नहीं है। मतलब कि देखा जाए तो वो हर एक चीज़ को, जितना भी डिस्प्यूट हो रहा है अलग-अलग सिटीज़न्स के बीच में या किसी के बीच में, उस चीज़ को क्या करता है जुडिशरी तो एडमिनिस्टर करता है। तो जुडिशरी के अंदर क्या-क्या आ जाती है, जुडिशरी के अंदर 3 अलग-अलग कोर्ट आती है। जैसे कि हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट, तो 3 अलग-अलग जुडिशरी बॉडीज़ है। एक सुप्रीम कोर्ट हो गई, एक आपकी हाई कोर्ट हो गई, सॉरी, एक आपका हाई कोर्ट हो गया, एक हो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वैसे तो और भी सारे कोर्ट्स हैं, पर अगर देखा जाए मेन में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बोला जाता है, ये मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट है। और ये सब जितने भी बॉडीज़ है ये क्या करती है, सोसाइटी में लॉ को मेंटेन करके रखने का काम जो है, मेंटेन द लॉज इन अ सोसाइटी। तो ये लॉ को मेंटेन कर रखने का काम ये कौन करता है, तो ये जुडिशरी सिस्टम करता है। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब 395 आर्टिकल्स थे टोटल, 22 पार्ट्स थे टोटल, और 8 शेड्यूल्स थे जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब अगर प्रेजेंटली इस चीज़ को देखा जाए तो प्रेजेंट वे में टोटल अभी 395 से होके 448 आर्टिकल्स हो गए। पहले 22 थे तो अब 25 पार्ट्स हो गए। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स हो गए। तो ये ओरिजिनल से लेके प्रेजेंट में इतना जो चेंजिंग आया है, इस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स क्या होता है, अमेंडमेंट्स अगर देखा जाए, अमेंडमेंट्स की अगर बात की जाए तो अमेंडमेंट्स होती क्या है, तो अमेंडमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी चेंज या जितने भी एडिशन कह लो, अलग अलग लॉज की एडिशन हो गई, या जितने भी एडिशन आपके फंडामेंटल लॉज जितने भी हो गए, तो वो सब चीज़ का चेंज भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, और बोल सकते हैं करेक्शन भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ को क्या बोलते हैं, हमें अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो टोटल अभी तक में देखा जाए तो टोटल अभी तक में प्रेजेंटली अभी तक करंटली अगर देखा जाए तो टोटल 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है, तो 105 में से ये जो सबसे लास्ट वाला जो अमेंडमेंट था, मतलब अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ था 9th ऑफ द अगस्त 2021 को हुआ था। तो इस दिन 105वां अमेंडमेंट हुआ था। तो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दिया है। आई होप मैंने कवर कर दिया हो। और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वो चीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर और भी चीज़ों के बारे जानना हो, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग-अलग चीज़ों के बारे जानना हो, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और इस वीडियो को अगर जिसको ज़रूरत हो तो उसके तक पहुँचा दे, शेयर कर दे, ठीक है? तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।